ये एक्चुअली राष्ट्रपति का अभिभाषण होता क्या है? राष्ट्रपति कभी भी किसी भी सदन में अपना संबोधन दे सकते हैं कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संबोधन में क्या कहेंगे जो मंत्रिपरिषद उनसे कहलवाना चाहेगा। यानी अपनी कोई विचारधारा राष्ट्रपति की नहीं होगी, वो सरकार की होगी। राष्ट्रपति को अधिकार है कि संसद की संयुक्त बैठक में या अलग बैठक में जा करके अपना अभिभाषण करें, लेकिन कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया गया। मान लीजिए 3 बार संसद के सत्र आहूत हुए, तो कई बार राष्ट्रपति के अभिभाषण में दोहराव होगा। यही कारण है कि बहुत सी पुस्तकों में मूल पाठ के बजाय जो संशोधित व्यवस्था है राष्ट्रपति के संबोधन की, वही मिलता। साथियों नमस्कार, सामायिक प्रतिवार्ता सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारा दूसरा वीडियो है जो आधारित है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। राष्ट्रपति का अभिभाषण संपन्न हो चुका है और मोशन ऑफ थैंक्स का कार्यक्रम चल रहा है। इसी संदर्भ में परीक्षोपयोगी सारे तथ्य, संवैधानिक आयामों को हम आज समेटेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं घटना चक्र के चीफ एडिटर श्री संतोष चौधरी सर। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सबसे पहला जो सवाल है कि ये एक्चुअली राष्ट्रपति का अभिभाषण होता क्या है और इसके संवैधानिक आयाम क्या है? देखिए, चूंकि हम लोग ये प्रतिवार्ता कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पूर्व पीठिका के साथ हम लोग बात करेंगे। जैसे अनुच्छेद 52 संविधान का क्या कहता है? वो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और तुरंत उसी के बाद अनुच्छेद 53 आप देखिए, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो उन्हें संसद के सत्र आहूत करने की, वहां अभिभाषण की शक्ति भी होगी। तो अनुच्छेद 79 अगर हम आगे बढ़ें थोड़ा सा, तो कहा गया है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी और क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा के रूप में जानी जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि संसद का एक अंग राष्ट्रपति है, कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिष्ठित पद पर स्थापित है, उन्हें अभिभाषण का अधिकार प्राप्त है। तो वो निश्चित रूप से अभिभाषण का जब अधिकार प्राप्त है, तो इसके भी प्रावधान संविधान में है। तो उस अगर अनुच्छेद की बात करें, तो एक उससे भी पहले का अनुच्छेद है अनुच्छेद 85, जिसमें कहा गया कि संसद के दोनों सदनों को प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 बार बैठक के लिए बुलाया जाएगा। जब बुलाया जाएगा तो क्या होगा? वहां पर अन्य क्रियाकलाप तो होंगे ही, राष्ट्रपति के अभिभाषण की भी व्यवस्था की गई है। इस संबंध में जो संविधान का पहला अनुच्छेद आता है वो है अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86(1) क्या कहता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या संयुक्त रूप से समवेत दोनों सदनों को संबोधित करेगा। अब ये सामान्य संबोधन की बात है, यानी कभी भी राष्ट्रपति को अधिकार है कि संसद की संयुक्त बैठक में या अलग बैठक में जा करके अपना अभिभाषण करें, लेकिन कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया गया। अच्छा, आर्टिकल 86(1) का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ कि जाएं किसी एक सदन में चले जाएं राष्ट्रपति और अभिभाषण दे आएं, या फिर कभी भी बुला लें। वास्तव में ये इतना व्यवहारिक नहीं है कि बार बार राष्ट्रपति अपना अभिभाषण किसी सदन में जाकर के दें जी। तो इसके लिए एक विशेष संबोधन का प्रावधान बनाया गया। उसी अनुच्छेद के जस्ट आगे, यानी अनुच्छेद 87 क्या कहता है, इसको देखना पड़ेगा कि प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेगा। प्रारंभ में शब्द आ गया, यानी कि उसको सीमित कर दिया गया कि जहां
किसी भी सदन और कभी भी की बात थी 86 में जो कि व्यवहारिक रूप से संभव या समुचित नहीं था, जी तो उसको थोड़ा सीमित किया गया और विशेष संबोधन की एक व्यवस्था की गई। ऐसा नहीं कि उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, खत्म किया भी नहीं जा सकता। क्या कोई शर्त लगा दिया जाएगा कि केवल ऐसे ही समय में आप संबोधन करेंगे? तो वो शर्त तो लगाई नहीं जाएगी, इसलिए वो व्यवस्था एज इट इज है। राष्ट्रपति कभी भी किसी भी सदन में अपना संबोधन दे सकते हैं, वो सामान्य संबोधन माना जाएगा। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 86 में है, लेकिन अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के विशेष संबोधन की बात है। और विशेष संबोधन में जब 1950 में यह संविधान अधिनियमित हुआ, तो उस समय जो व्यवस्था थी वो क्या थी? वो थी प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेगा। मतलब आप ओरिजिनल टेक्स्ट की बात कर रहे हैं? ओरिजिनल टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, यानी 26 नवंबर 1949 को जो संविधान लागू हुआ, जी पूरा हुआ। हाँ, पूरा हुआ और 26 जनवरी से लागू हो गया जी 50 से। तो उस समय यह था कि हर सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संबोधित करेगा, लेकिन यह भी उतना व्यवहारिक नहीं था। उसके कई कारण थे। एक तो ये कि कई बार राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित व्यवस्थाएं करनी होंगी और हाई प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। और दूसरी बात ये कि वर्ष में जब कई बार, मान लीजिए 3 बार संसद के सत्र आहूत हुए, तो कई बार राष्ट्रपति के अभिभाषण में दोहराव होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की नीतियों में इतनी जल्दी बदलाव तो नहीं आ जाएगा। तो उसी दोहराव वाली बातों के लिए बार बार राष्ट्रपति का अभिभाषण संपन्न कराया जाए, ये कहीं कतई समुचित नहीं था जी। इसलिए इसमें संविधान के प्रथम संशोधन में के द्वारा एक संशोधन किया गया। वो संशोधन क्या था उसको समझने की जरूरत है, और सबसे जरूरी सर वो है, जरूरी है जी। तो प्रथम संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 87 अब क्या हो गया? यद्यपि इस संशोधन के पहले कोई अभिभाषण हुआ नहीं, कि पहले कोई अभिभाषण हुआ, क्योंकि संसद गठित ही नहीं हुई थी। बिल्कुल, पहला संशोधन उसके पहले ही पारित हो गया। तो अब संशोधन के पश्चात जो नई व्यवस्था के तहत अभिभाषण की क्या व्यवस्था है, ये जानने की जरूरत, समझने की जरूरत है। वो क्या है? लोकसभा के प्रत्येक साधारण चुनाव के पश्चात आहूत प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेगा। यानी हर वर्ष जो पहला सत्र हो और जब चुनाव संपन्न हो लोकसभा का, तब जी पहला सत्र जो हो, यानी 5 वर्ष में एक बार होगा चुनाव वाला, अगर मध्यावधि चुनाव हो जाए तो 2 बार हो जाएगा। तो हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र को और हर वर्ष के पहले सत्र को राष्ट्रपति अपना संबोधन प्रस्तुत करेंगे। तो सर आपने इसमें 2 चीजें नई बताई जो अमूमन देखने को नहीं मिलती हैं। पहली चीज तो आपने ये बताया कि आर्टिकल 86 को आज तक प्रैक्टिस नहीं किया गया है। हाँ। और आर्टिकल 87 के ओरिजिनल टेक्स्ट को भी प्रैक्टिस नहीं किया गया था। हाँ, इसलिए नहीं किया गया कि प्रैक्टिस से पहले संसद गठित नहीं हुई थी। तो जब गठित हुई उसके पहले ही संशोधन हो गया, तो वही अप्लाई हुआ जो संशोधित रूप था जी। यही कारण है कि बहुत सी पुस्तकों में मूल पाठ के बजाय जो संशोधित व्यवस्था है राष्ट्रपति के संबोधन की, वही मिलता है, ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं मिलता है। हाँ, ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं मिलता है। और कहीं मतलब मैंने एक चीज और नोटिस किया सर कि बहुत कम पुस्तकों में इसका भी जिक्र है कि ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हुआ है ऐसी व्यवस्था। हाँ बिल्कुल, तो उसका कारण यही है जी। यूं समझ लीजिए कि वो प्रैक्टिस में आया नहीं और डायरेक्ट संशोधित स्वरूप ही लागू हुआ। मतलब मेंस को लिखने को लिए अगर कोई आदमी इसको ध्यान दे, हाँ ठीक है, अगर कुछ ऐसी जरूरत या प्रश्न ऐसा ही डिमांड करता है तो वहां पर इस बात का उल्लेख कर सकते हैं। सर एक अगला सवाल यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या कंटेंट होते हैं और इसको तैयार कैसे किया जाता है, कौन करता है?
अब वहीं फिर एक अनुच्छेद की पीठिका की बात हम करेंगे कि अनुच्छेद 74 क्या कहता है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन ऐसी सलाह के अनुसार करेगा। इस अनुच्छेद से ही समझ में आ जाता है कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में, संबोधन में क्या कहेंगे जो मंत्रिपरिषद उनसे कहलवाना चाहेगा। यानी अपना कोई विचार, अपनी कोई विचारधारा राष्ट्रपति की नहीं होगी, वो सरकार की होगी। तो एक तो ये बात हो गई कि मैटर आएगा कहां से। दूसरा, कंटेंट क्या होगा। कंटेंट वही होगा कि सरकार का क्या क्रियाकलाप आने वाले समय में होंगे, उपलब्धियां क्या रही हैं, नीतियां क्या रहेंगी आगे, इसी से संबंधित कंटेंट इनके अभिभाषण में होता है। मतलब एक देश का आईना प्रस्तुत करते हैं। हाँ, भविष्य की रूपरेखा, पूर्व में क्या उपलब्धियां रही, इन सब बातों का वर्णन उसमें किया जाता है। और यह कंटेंट उपलब्ध कौन कराता है? सरकार उपलब्ध कराती है। सर, राष्ट्रपति का अभिभाषण जब सर प्रस्तुत कर दिया जाता है, हिंदी अंग्रेजी प्रतियां भी उपलब्ध करवा दी जाती हैं, उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, एक तरह से नीति वक्तव्य तो है ही है जो अभिभाषण है। यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे कि नीति वक्तव्य तो है ही है अभिभाषण, लेकिन जब दोनों सदन समवेत होते हैं और जिसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, तो ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं मानी जाती है जी। और इसी वजह से ये कार्रवाई का अंग नहीं बन पाता राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो इसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण की हिंदी और अंग्रेजी में मुद्रित प्रतियां दोनों सदनों के पृथक बैठक में क्रमशः सभापति और अध्यक्ष द्वारा सबको पहुंचा दी जाती है, रखी जाती है सदन के पटल पर, और सभी सदस्यों को भी लॉबी में उपलब्ध करा दिया जाता है जिससे वो पढ़ सकें और चर्चा में, जब अभिभाषण पर चर्चा हो तो उसमें भाग ले सके। यही इसकी प्रक्रिया है, ये इसका प्रोसीजर है कुल जी। उसके बाद सर मोशन ऑफ थैंक्स का जिक्र होता है, धन्यवाद प्रस्ताव का। जी, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, इसके लिए फिर हम एक अनुच्छेद की बात करेंगे कि अनुच्छेद 87(2) क्या कहता है। अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा के लिए समय के आवंटन का उपबंध किया जाएगा। यानी एक टाइम निर्धारित कर दिया जाएगा कि अब इस समय अभिभाषण होगा। सामान्यतः 3 दिन का समय दिया जाता है, ज्यादा या कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं। तो जब टाइम दे दिया गया, सभी लोगों ने मुद्रित प्रतियों को पढ़ भी लिया है, तो उस पर फिर चर्चा होगी। दोनों सदनों में अलग अलग चर्चा होगी और पहले से लोग बताएंगे कि इसमें हमें ये संशोधन चाहिए, फिर उन संशोधनों पर भी चर्चा होगी। और बड़ा व्यापक होता है, ऐसा नहीं है कि जो अभिभाषण में मुद्रित लिखा हो केवल उसी पर चर्चा हो। सरकार के किसी क्रियाकलाप पर, सरकार के किसी अन्य नीति पर भी अभिभाषण के दौरान, अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदस्य अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जो अभिभाषण में संशोधन किया जाएगा, उन संशोधनों को समाहित करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा जिस पर मतदान होगा। और मतदान का स्वीकृत होना अनिवार्य है, नहीं तो यही माना जाएगा कि सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं, अल्पमत में आ गई, सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं है। तो जब, अब जाहिर सी बात है कि सरकार बनी है तो पास हो ही जाएगा, स्वीकृति प्राप्त हो ही जाएगी। तो जब यह स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो उसे पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति एक संदेश भेजेंगे दोनों सदनों को कि हाँ, हमें ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित जो हुआ वो प्राप्त हो चुका है। फिर उनके संदेश को दोनों सदनों में पढ़कर सुना दिया जाता है। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है।
अच्छा सर, देखने में तो बड़ा ये इजी गोइंग लगता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण में बहुत लोग बात भी नहीं करते हैं, बिल्कुल। लेकिन इसमें इतने कॉन्स्टिट्यूशनल आयाम आपने बताए, हम्म। खासकर पूरे एग्जीक्यूटिव को आपने एक तरह से उसमें कवर किया है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से जैसे आपने अनुच्छेद 74 की बात की, अनुच्छेद 52 की बात की, जी। अनुच्छेद 53 की बात की। हाँ, ये तो पूर्व पीठिका के रूप में बताते चले हैं। वास्तव में जो बातें अभिभाषण से संबंधित हैं वो तो है ही हैं, लेकिन पूर्व पीठिका में ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, प्रधान है तो उसे शक्ति है क्या करने की, बैठक आहूत करने की, अभिभाषण देने की, तो कहीं से कोई शर्त नहीं होगी, जब चाहे वो कर सकते हैं। नहीं, जब प्रतिवार्ता का हमारा सर उद्देश्य भी यही है जी कि कैसे किस तरह से चीजों को इंटरलिंक कर दिया जाए, बिल्कुल। जिससे एक छोटे से मुद्दे में हम हाँ, कितनी सारी चीजें एक साथ समाहित कर लें। ठीक है, तो आगे भी इसी तरह से हम चाहेंगे कि अन्य भी विषय विशेषज्ञों से वार्ता आप करें जी, और इस चीज को और आगे बढ़ाते रहें। उम्मीद है धन्यवाद। आपको ये पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और सूचना आपके लिए कि हमारा ये कंटेंट घटना चक्र सिविल सर्विसेज पे भी जा रहा है और सिविल सर्विसेज के जो गंभीर अभ्यर्थी हैं वो वहां से भी चैनल को देख सकते हैं। विदा लेते हैं, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी।